चाहूंगा। जैसे कि शर्मा जी हमारे यहाँ पे तमाम साथी हाजिर हुए हैं, आपके दर्शन के लिए उत्सुक थे, जिसमें श्यामलाल जी जलोली से, फकीर चंद जी जलोली से, डॉक्टर शिवराज जी और कृष्ण जी खटोली से, फोरम अपेक्स के चेयरमैन प्रधान मानक टबरा गौरव शर्मा जी, श्री गोपाल जी बटवाल से, डॉक्टर शिवराज जी, नरेश जी कामी से और जनक नंबरदार जी, प्रेमचंद जी और श्री रजनीश जी, बलजीत जी सोनटा से, मास्टर ओमकार जी, श्री नानू जी हमारे खटोली से बड़े साथी सक्रिय हैं और कमल जी और सुभाष शर्मा जी खटोली से, हमारे तमाम साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, श्री नवीन गोयल जी, रुपिंदर सिंह जी और राजू वर्मा जी, मनजीत सिंह जी और हमारे तमाम साथी। शर्मा जी आपके स्वागत के लिए यहाँ पे सिर्फ के आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री जी से, वो आए और अपने विचार आपके विरुद्ध रखें, अपनी जो उनका जो आदेश है हमें दें। कृपया पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी। आदरणीय रिंकू शर्मा जी, दशमेश जी, पूर्व सरपंच राजकुमार शर्मा जी, श्री कमल पटवारी जी, डॉक्टर शिवराज जी, फकीर चंद जी, श्री नरेश कुमार जी, मोनू राणा जी, जनकराज नंबरदार जी, श्री नवीन गोयल जी, रजनीश शर्मा जी, श्री गुरमीत सैनी जी, पत्रकार बंधुओं, बच्चों, आज आपने लोक सेवा पंचायत के दफ्तर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं। कुछ शंकाएं आपके मन में हैं, कुछ शंकाएं मेरे पत्रकार बंधुओं के मन में हैं। उसका निवारण मैं कर सका, उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। राजनीति कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, राजनीति में बदलाव आते रहते हैं। राजनीतिक व्यक्तियों की सोच में, राजनीतिक परिस्थितियों में, राजनीतिक पार्टियों की धारणा में, राजनीतिक पार्टियों की नीतियों में हमेशा हमने देखा है कि बदलाव आते हैं। अगर बदलाव आते हैं तभी वो कभी कामयाब होते हैं तो कभी नाकामयाब होते हैं। अगर वो हमेशा लोगों की भावनाओं को समझते हुए उन भावनाओं के अनुरूप नीतियों को बनाए तो कोई कारण नहीं कि उनको नाकामयाब होना पड़े। जब कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब किसी राजनीतिक पार्टी के मन में अहंकार आ जाता है कि हम ही ठीक है, हम ही सब कुछ ठीक करते हैं, हम ही सब कुछ है, तो उस अहंकार का बदला इस देश की जनता उस राजनीतिक पार्टी को सत्ता से निकाल कर लेती है और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो राजनीति में राजनीतिक व्यक्तियों का या राजनीतिक पार्टियों का वो अहंकार है। दूसरा स्वार्थ। जब राजनीतिक व्यक्ति जिसको बड़ी विश्वास के साथ कोई इलाका, कोई विधानसभा का, लोकसभा का कोई भी क्षेत्र ये सोचकर अपना नुमाइंदा बनाता है कि ये व्यक्ति जब चुन के जाएगा तो हमारी दी हुई ताकत, ये ताकत किसकी होती है? जनता की ताकत होती है, किसी की अपनी कोई ताकत नहीं है। कि हमारी दी हुई ताकत का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए करेगा, ऐसा विश्वास होता है। हमारे दुख सुख का साथी बनेगा। उनका विश्वास होता है कि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए ये व्यक्ति सहायक सिद्ध होगा, ऐसी सोच होती है। और जब ऐसा नहीं होता तो और कोई रास्ता नहीं होता उस व्यक्ति को और उस पार्टी को बदलने का निर्णय जो है वो लोग ले लेते हैं, जनता ले लेती है। और ये ऐसा ही नतीजा आपके सामने आया है। मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि यहां पे क्या विकास हो सकता है। मेरा ये पूछना है कि यहां पे विकास हुआ ही क्या है। अगर पंचकूला को आप विकास मानते हो, मैं नहीं मानता। ये सही है कि पंचकूला में बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, साफ सड़कें हैं, बड़ी बड़े
मकान बने हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन कितनी इंडस्ट्री पिछले 20-25 वर्ष में आई है जिसे हम सब जानते हैं। जो इंडस्ट्री यहां से थी वो भी उठ के चलेगी, और यहां पे जो इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते हैं उन्होंने आज तक इंडस्ट्री नहीं लगाई, खाली पड़े हैं, लेते हैं और बेचते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता। आप पता करके बता दें 20 साल में कोई इंडस्ट्री अच्छी लगी हो। तो यहां पंचकूला में और कालका में, जहां की मैं आज बात कर रहा हूं, पिछले 40 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। और खासतौर पे जो गांव है, इसी गांव में आप सब गांव वाले जानते हैं, मुझे इतना पता है कि आप जानते हैं कि कितने बेरोजगार नौजवान बच्चों को यहां नौकरी मिली है और कितने बेरोजगार नौजवान बच्चों को कहीं दूसरी जगहों पर नौकरी मिली है। अंतर इतना है कि बयान ही नहीं किया जा सकता। कैनॉट बी पुट इनटू वर्ड्स, सो मच इज द डिफरेंस। और कारण क्या है? कारण है जब आप किसी व्यक्ति को इंटरव्यू पे बुलाते हो तो हैरानगी की बात है कि वो इंटरव्यू देने वाले लोगों में कोई एमएससी होता है, कोई मास कम्युनिकेशन का मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन की है किसी ने, और किसी ने पीएचडी की हुई है। उन बच्चों को ही इंटरव्यू लेने वाले जो लोग बैठे हैं, कहीं तो उनमें महज सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, कहीं अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं। क्या इंटरव्यू लेंगे वो? जो उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, ज्यादा लियाकतवान है, उसकी इंटरव्यू वो क्या लेंगे? और फिर उनकी डिस्क्रिप्शन है, मर्जी है, किसी को 2 दे देते हैं, किसी को 22 दे देते हैं, किसी को 24 दे देते हैं। और जिस व्यक्ति के 70 नंबर है उसको आप 2 दे दो तो 72 हो गए, और जिस व्यक्ति के 50 है उसको आप 24 दे दो तो 74 हो गए। इफ यू हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ग्रांटिंग 25 मार्क्स out of which you can give whatever you want to give to any of the candidates, किसी को भी कितने भी दे दो, किसी को 2 दे दो, किसी को 24 दे दो, और 24 नंबर देने के बाद 50 नंबर वाला सिलेक्ट हो जाता है और 70 नंबर वाला रह जाता है पीछे। कितना दुख होता है। 5 से लेकर 10 इंटरव्यू एक बच्चा देके आया है। 10 इंटरव्यू देने के बाद भी मिलता नहीं कुछ। यहां पत्रकार बंधुओं से मैं जरूर कहूं, मैं मतवातर इस बात को कहता आ रहा हूं, लेकिन छप नहीं रही। और सबसे जरूरी बात है, इसलिए राजनीति से प्रेरित कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ये भविष्य है नौजवान बच्चों का। हरियाणा के नौजवान बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। जो डिजर्विंग नहीं है उनकी नौकरियां मिल रही है, जो डिजर्विंग है उनकी नौकरियां, उनके अधिकार और हक और हकूक के ऊपर हमला किया जाता है। क्या इलाज है इसका? इसका एक ही इलाज है भाई, जब तक एकता के सूत्र में पिरोकर हम इसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम ये आवाज नहीं उठाएंगे कि हमें मंजूर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है ये भाई भतीजावाद, हमें मंजूर नहीं है जो आप नंबर देते हो, जो इंटरव्यू के नंबर देते हैं, हमें मंजूर नहीं है। हम डिस्क्रिशनरी पावर के खिलाफ हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। इसको खत्म करिए, बंद करिए, ताकि जो जिसका नंबर बनता है, जिसका मापदंड में नंबर आता है, जो फुल नंबर लेकर पास हुआ है, जिसकी हक बनता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए, और फिर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं। और मेरे से ये भी सवाल आपने किया था मेरे भाई ने कि क्या क्या हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं, आवाज तब भी उठी थी जब इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप के बारे में 2 साल से 3 साल से आवाज उठा रहा हूं। अगर इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप यहां पे लगती तो पंचकूला डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, अंबाला डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, इन जिलों के कम से कम 2 लाख बच्चों को आज रोजगार वहां पे मिलता। जो रोहतक में आईएमटी लगी है, 22,000 करोड़ का उसमें निवेश हुआ है। प्रपोज्ड यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पर 22,000 करोड़ का निवेश होगा, वहां जरूरी है कि 1 लाख बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। अगर 1 लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी तो किसी एक घर से, एक इलाके से, एक विधानसभा क्षेत्र से नहीं मिलती, पूरे एरिया से मिलती। कम से कम 70-80 किलोमीटर के परिधि में जितने बच्चे पढ़ते
सकते हैं, उनको आसानी होती है वहां नौकरी करनी। उसका विरोध किसने किया? वैसे तो आपने बदला ले लिया है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा बदला कोई और इलाका ले नहीं सकता जितना आपने लोकसभा में लिया है। लेकिन आपके मन की मन में रहेगी वो तो चलेगी राज्यसभा में। उसने विरोध किया और हुआ क्या? मैं प्रश्न पूछता हूं कांग्रेस की हाईकमान से कि 2 बार मंत्री रही, 10 साल लगातार मंत्री केंद्र में, अपने इलाके का 0 काम नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, और जब अब लोकसभा में चुनाव हारने वाली थी तो उसको उठा के राज्यसभा में टिकट देके फिर से मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। यानी कि क्या किया कि हाईकमान ने लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की। उन्होंने ये किया कि जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई नेता लोगों के खिलाफ, लोगों की भावनाओं के खिलाफ चलता है, वो अगर हमारे नजदीक है, हमारे आसपास की चक्कर लगा सकता है, हमारा विश्वास पात्र है, भले ही लोगों का विश्वास पात्र ना हो, उसको राज्यसभा दे देनी चाहिए। ऐसी नीतियों का विरोध करके मैंने पार्टी छोड़ी थी। ये नीतियां किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं होती। और आज क्या हुआ? उसने विरोध किया और एक मंत्री, युवा कांग्रेस के नेता, उनके बेटे जो थे युवा के, आप जानते हैं, वो यहां से कैप्टन अजय सिंह, उसका बेटा बैठ गया कि आईएमटी नहीं यहां लगनी चाहिए। तो रेवाड़ी का क्या काम है आईएमटी में? रेवाड़ी से आके आप इस क्षेत्र में आईएमटी का विरोध कर रहे हो, शैलजा विरोध कर रही है, और सरकार अगर चाहती तो आईएमटी लग जाती। इन विरोध की वजह से आईएमटी रुका नहीं करती, हर जगह विरोध हुआ, आईएमटी लगी है, लेकिन हमारी आईएमटी रुकी। आप खुश हैं रोकने से? तो आपको इसको विरोध करना चाहिए था। विरोध करेंगे फिर, अब पूरा विरोध करेंगे, इस बात का एहसास करवाएंगे कि आप आने वाले बच्चों के भविष्य से खेल नहीं सकते हो। आपको कोई हक नहीं है कि हमारे उन बच्चों की रोटी छीन लो। आपको कोई हक नहीं है कि जो गरीब परिवार अपने बच्चों को अपना पेट काट के अगर उनको पढ़ाते हैं, उनको उस काबिल बनाते हैं कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए, आप उनकी नौकरी छीनकर उन बच्चों को दूसरों को नहीं दे सकते जो इस पे काबिल नहीं है। काबिल व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। आरक्षण की बात आपने कही, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि जब आरक्षण सबको दे रहे हो, किसी का आरक्षण हम लेना नहीं चाहते, किसी का हक नहीं लेना चाहते। हम तो यही कहते हैं कि हमारे उस जनरल में से उन गरीब परिवारों को जिनके पास आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन है, उन गरीब परिवारों को जिनके घर में 5,000 रुपये महीना की आमदनी नहीं है, उनके भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके बच्चे भी बेरोजगार है, कम से कम आर्थिक रूप से कमजोर उन बच्चों के लिए भी आरक्षण दीजिए। जो 10% आरक्षण हमने लिया है, जिसमें सामान्य जातियों के, चारों जातियों के लिए भी आरक्षण मिला है, तो इसमें क्या खराबी क्या है? वो तो सिर्फ किसी ढंग से सोचते हैं कि अपने मफाद के लिए करें। ये 4 महीने में किसी तरह से 4 महीने निकालें और हम सीट बनाएं। मैं जरा इससे थोड़ी अलग बात करूंगा। उनका फर्ज बनता है, जो ठीक है वो ठीक है, उसको कहें। ये नहीं है कि वो अपना मुंह, अपना जुबान बंद रखेंगे और बोलेंगे नहीं। आने वाला समय है, 3 महीने में, 4 महीने में चुनाव भी आएंगे। सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं भाई, जो आपका नहीं हुआ पहले, आने वाले समय में भी नहीं हो सकता। आप एक बहुत गलती करते हो, आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। क्या करते हो? एक बार आप किसी व्यक्ति को चुन लेते हो विश्वास कर, भाई ये हमारा काम करेगा, और चुनने के बाद आपको 5 साल के बाद पता चलता कि ये तो निकम्मा है, इसने कुछ नहीं किया, और निकम्मा जान के आप उसको तो जनता कर देते हो, किसी दूसरे को चुन लेते हो, भाई ये करेगा। और फिर ऐसा होता है कि वो भी नहीं करता, फिर आप क्या करते हो? जिसको निकम्मा कह के चलता किया, फिर उसको दोबारा चुन लेते हो। इस काम से निकलो, ये गलत है।
तो चले जाएगा, दोनों का काम चल गया, आपस में मिली वक्त है, तू भी मत कर मैं भी नहीं करता। तो काम अगर हो गया तो लोग जागरूक हो जाएंगे, और आपको तो पिछड़ा रखा हुआ है, तू भी मत कर मैं भी नहीं करता, एक बार तुम बन गए एक बार। इस प्रथा को बंद करो, जिसके बारे में मन बना लो, जिसके बारे में आप पता कर लो। ये तो बुजुर्ग कहते ही थे कि जब किसी को परख लिया, परखने के बाद फिर विश्वास किया जाता क्या दोबारा उसके ऊपर? फिर आप परखने के बाद भी दोबारा वही गलती करते हो, और हशर वही होता है। दूसरी बार गलती करने के बाद वो ठीक होके अच्छे तरह से काम नहीं करता, उसके तौर तरीके या ढंग वही होते हैं। फिर आप बात कहते हो क्या है, राजनीति है, गलती है, क्या करें, सब एक जैसे हैं। आप फिर इतना कह के अपना पत्ता झाड़ के घर बैठ जाते हो, ठीक। ऐसे बात बनने वाली नहीं। हमें अब आगे के लिए वो समय चला गया। आप अगर अपना हक नहीं मांगोगे देगा कोई, आप अगर पीछे रह जाओगे तो उठाएगा कोई। आपको तो सबको मिलजुल कर, हर समाज के हर वर्ग के साथ चलकर, हर किसी का हाथ पकड़कर, हर कमजोर की मदद करके, और हर उस मजलूम जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो उसका साथ देकर, उसका मुकाबला करके जो जुल्म कर रहा है, अगर आप आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका रास्ता प्रशस्त होगा, आपका रास्ता सही होगा। नहीं तो जब हम स्कूल में जाते थे, पीटी करते थे सुबह, तो पहली क्लास पीटी की लगती थी, और वो विश्राम सावधान, फिर कहते थे जैसे थे। तो जैसे थे वाली पोजीशन में तो हम हैं, वैसे ही रहेंगे। अगर हमने अपना संवारा नहीं, कुछ अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया कि हम लड़ाई लड़ेंगे, तो भाई हमारा दूसरा कोई काम करने नहीं आएगा। मेरी आपसे यही विनती है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि इस आवाज को उठाने के लिए हमने अपनी मुहिम चलाई है। ये आवाज को उठाने के लिए आपका दफ्तर है। मुझे हर पोलिंग बूथ पे 11 आदमियों की एक लिस्ट दे दो, 11 व्यक्ति कम से कम उसके मेंबर हों, और विधानसभा क्षेत्र में 101 की। ये मांगने आया हूं, उससे पहले भी आया था। इससे पहले मैं आपके पास गांव में 452 मीटिंगें करके आया था हरियाणा में, सिर्फ एक ही काम के लिए, आप लोगों के अधिकार आपको बताने के लिए। तब राजनीति की कोई मायने नहीं थे, तब चुनाव की कोई बात नहीं थी, और मैं कामयाब समझता हूं अपने आप, क्योंकि मैंने जब गांव में जाके बच्चों को ये बात बताई कि ये सर्टिफिकेट है उन लोगों का जिसपे लिखा हुआ है, जो तहसीलदार बना के देगा, जिसमें लिखा है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में और नौकरियों में इन परिवारों को 10% आरक्षण है नौकरियों में। अब इसके तहत अगर आप अप्लाई करोगे तो उस परिधि में आओगे। अगर मुझे खुशी होती है जब कोई निकल रही है पोस्टों में, जिनके नतीजे निकल रहे हैं, जब कोई 2 बच्चे भी उसमें आते हैं सर्टिफिकेट बनाए हुए, 10 भी आते हैं, तो मैं समझता हूं मेरा कुछ काम ठीक हुआ है। मेरे जाने की वजह से कुछ बच्चों को मिली नौकरी, लेकिन किसी दिन ऐसा आएगा तो उस सिस्टम की वजह से लाखों बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा जो मैंने सपना लिया था साकार हुआ। इस बात को लेकर चला हूं, आपका समर्थन चाहिए, आपका